अपनी पहली इकाई की, जिसके नाम है एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया। या हम इस वीडियो में अपनी सबसे पहली इकाई एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया आज जैसा कि हम इस चैप्टर को या इस कह सकते हैं इकाई को शुरू करने वाले हैं, मेरा आप सभी को सुझाव ये रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं बहुत लंबी हैं और हम सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंट्स पर संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। जो चर्चाएं आपके परीक्षाओं में उत्तर लिखते समय, आपकी परीक्षाओं में आपका उत्तर को जो है एक प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में आपकी मदद करेंगी। तो सुझाव मेरा यह है कि आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें, ताकि आपको इन चैप्टर्स को नोट डाउन करने में, इन चैप्टर्स की एक नोट्स तैयार करने में सहायता मिले, मदद मिले। तो दोस्तों, हम जैसा कि मैंने कहा कि हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक क्षेत्र के रूप में हम दक्षिण एशिया को जाने, दक्षिण एशिया का एक संक्षिप्त परिचय हमारे सामने हो। तो दोस्तों देखिए, जिसे हम विश्व में दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं, दक्षिण एशिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये क्या है पहले हम ये जान लें। अगर हमसे कोई पूछे कि दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया की हमें परिभाषा देनी हो, तो इसे हम इस रूप में देंगे कि दक्षिण एशिया महाद्वीप के दक्षिण में बसा हुआ एक ऐसा भूभाग है, एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा भूक्षेत्र है कि जिस पर बहुत सारे देश बसे हुए हैं, या कहें कि कुछ गिने चुने देश बसे हुए हैं। इस भूभाग को, इस भूखंड को, इस भूक्षेत्र को ही दक्षिण एशिया के नाम से विश्व राजनीति में जाना जाता है। विश्व राजनीति में इसकी पहचान दक्षिण एशिया के रूप में है। और जैसा कि हमने कहा कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, तो आपको एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रखनी है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो मुख्य कह सकते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है, वो है भारत। अगर अपने दिमाग में आपको छवि एकदम क्लियर रखनी है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र कौन सा है, तो आप भारत और भारत के इर्द गिर्द बसे हुए जितने भी देश हैं उन्हें दक्षिण एशिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उन्हें दक्षिण एशिया कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो एक हमें याद रखना हो कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो उसके लिए मेरी बनाई हुई अपनी एक ट्रिक है, जिसका नाम है BBI मनपसंद, MNPS। ये उन देशों की हम बात कर रहे हैं जो देश दक्षिण एशिया कहलाते हैं, साउथ एशिया कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से 7 देशों को हम अक्सर दक्षिण एशिया कह देते हैं। ये 7 देशों के नाम याद करने की जो ट्रिक है, अगर ऐसे आप नाम याद करने लगे तो शायद भूल चूक हो जाए या नामों के में कंफ्यूजन हो, बार बार नामों को रिपीट करना पड़े। लेकिन एक ट्रिक के द्वारा हम इन 7 देशों के नामों को आसानी से समझ सकते हैं। कौन कौन से देश हैं? देखिए, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर बांग्लादेश। दूसरे B फॉर भूटान, बांग्लादेश, भूटान। I से हमारा भारत यानी कि इंडिया। M से मालदीव, N से नेपाल। P से पाकिस्तान और S से श्रीलंका। तो इन 7 देशों को हम मूल रूप से, इन 7 देशों को हम प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया कहते हैं। दक्षिण एशिया के तौर पर दक्षिण एशिया महाद्वीप में बसे हुए इन देशों को कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए, हमने मुख्य रूप से कहा कि मैंने आपको बताया कि 7 देशों को हम दक्षिण एशिया कह देते हैं। लेकिन इन 7 देशों के अलावा कभी कभार हम अन्य देशों को एक A और AM को भी हम कई बार दक्षिण एशिया क्षेत्र में गिन लेते। कभी कभार इन देशों को भी दक्षिण एशिया में मान लिया जाता है। ये AM कौन है? इसमें A फॉर है अफगानिस्तान, और इसमें M फॉर है दूसरे भाई साहब म्यांमार, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो जैसे मैंने कहा कि मुख्य रूप से हम इन 7 देशों को दक्षिण एशिया कह देते हैं, लेकिन कभी कभार हम दक्षिण एशिया क्षेत्र में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इनकी गिनती कर लेते हैं। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है और बार बार इसकी चर्चा की जाती है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के जितने भी देश हैं, इन्हीं देशों को दक्षिण एशिया क्यों कहा गया, इन देशों को ही दक्षिण एशिया के रूप में परिभाषित या दक्षिण एशिया के रूप में रेखांकित क्यों किया जाता है? क्योंकि इन देशों को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु है, इस पूरे क्षेत्र का जो मतलब सेंटर पॉइंट है, वो भारत है। और भारत के इर्द गिर्द अगर आप मतलब विश्व के मानचित्र में या दक्षिण एशिया के मानचित्र में देखेंगे तो भारत और भारत के इर्द गिर्द देखिए भूटान और नेपाल बिल्कुल भारत के ऊपर है, और बांग्लादेश आपका जो है पूर्व की तरफ है, मालदीव बिल्कुल दक्षिण में है भारत के,
और इसके बाद आपका पाकिस्तान भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में है, और श्रीलंका बिल्कुल दक्षिण में है, अफगानिस्तान आपका बिल्कुल पाकिस्तान के बाद है, और म्यांमार बिल्कुल पड़ोस में पूरब की तरफ है। इस तरह की जो पूरा क्षेत्र जिसे हम दक्षिण एशिया कह रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु है, इस पूरे क्षेत्र का जो मुख्य किरदार है वो कौन है? भारत है। और भारत के इर्द गिर्द बसे हुए भारत को मिलाकर जो बाकी सभी जो क्षेत्र है के देश हैं, इन्हें ही हम दक्षिण एशिया के नाम से, दक्षिण एशिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहां में बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो कि दक्षिण एशिया किसे कहा जाता है, दक्षिण एशिया क्या है। आगे इसके बाद हम बढ़ते हैं। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र को थोड़ा सा जानते समय, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़कर समझते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है, और ये विषय जो हम बात कर रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको परीक्षाओं में उत्तर लिखते समय ये चीज़ें काम आएंगी। एक चीज़ हमें जो बात करनी है, एक है दक्षिण एशिया, या आप कहें कि दक्षिण एशिया की विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। एक है दक्षिण एशिया, और कई कबार एक अवधारणा जो भी अभी आधुनिक टाइम में उभर कर आई है वो है दक्षिण एशिया 2.0। दक्षिण एशिया 2.0। देखिए दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है, दक्षिण एशिया जो भूभाग है वो थोड़ा सा विस्तृत है, थोड़ा सा क्षेत्र मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इस दक्षिण एशिया की परिस्थितियों के बदलाव के अनुसार, दक्षिण एशिया की जो है के हालातों में जो परिवर्तन आए, उस हिसाब से हमने इसे दक्षिण एशिया यानी जो प्राचीन जो पद्धतियां हैं दक्षिण एशिया की, पुराने जो माहौल हैं उस अनुसार, और दक्षिण एशिया 2.0 इन दक्षिण एशिया की जो नई मतलब परिवर्तनाएं हैं, नई जो स्थितियां हैं, उनके अनुसार हमने दक्षिण एशिया 2.0 कह दिया। अगर कई बार आपकी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि सारे अभी जो है आपकी परीक्षाओं में जो कह सकते हैं कि जो दीर्घ प्रश्न है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाले आंसर हैं वो आपको पूछे जाएंगे, और वहां पर दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया 2.0 के बारे में आपको पूछ ले जाए, इनकी विशेषताएं, तो वहां उत्तर लिखते समय आपको जो पॉइंट्स काम आएंगे हम उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। कि अगर आपसे पूछ ले दक्षिण एशिया की विशेषताओं को वर्णन करें, या फिर दक्षिण एशिया 2.0 की विशेषताओं का वर्णन करें, या अगर दोनों में आपको दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया 2.0 में तुलना की जाए, तुलना के बारे में पूछा है, तो भी आपके काम ये पॉइंट्स आएंगे। इसमें अगर हम बात करें दक्षिण एशिया की, तो देखिए दक्षिण एशिया की बात करते समय हमें जो पहली बात ध्यान रखनी है वो है भारत केंद्रित क्षेत्र। भारत केंद्रित क्षेत्र। देखिए दक्षिण एशिया की बड़ी सी विशेषता ये है, ऐसे तौर पर लिया जाता है कि जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है, दक्षिण एशिया जो इलाका है वह भारत केंद्रित क्षेत्र है। भारत केंद्रित क्षेत्र होने में हम ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि इस दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो पूरा केंद्र बिंदु है, ये सेंटर पॉइंट है, वो भारत है। और भारत केंद्रित क्षेत्र ये पूरा कहलाएगा क्योंकि इस इलाके के एक केंद्र बिंदु के तौर पर, इस इलाके के एक सेंटर पॉइंट के तौर पर हम भारत को देखते हैं। भारत इस पूरे क्षेत्र में एक प्रधान के तौर पर, एक मुख्य किरदार के तौर पर देखा जाता है। दूसरी बात हम इसमें कर सकते हैं, एक बहुलतावादी क्षेत्र, एक बहुलतावादी क्षेत्र। बहुलतावादी क्षेत्र होने का अभिप्राय, बहुलतावादी क्षेत्र होने का अर्थ यह होगा कि इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं इनमें बहुलताएं पाई जाती हैं। बहुलताओं से का मतलब ये होता है कि इन देश में विविधताएं पाई जाती हैं। हर देश की स्थितियां, हर देश की शासन व्यवस्थाएं, हर देश की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से विविध हैं। इसीलिए हम इस क्षेत्र को बहुलतावादी क्षेत्र के तौर पर, एक जो है विविधतावादी क्षेत्र के तौर पर कह सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें असमित क्षेत्र, असमित क्षेत्र यानी कि जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है, दक्षिण एशिया क्षेत्र जो है थोड़ा सा असमित है, थोड़ा सा असमान है अपने क्षेत्र के बाकी इलाकों के अलावा। अगर हम देखें, हमने एक जो है बात अगर गौर की हो कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में जितने भी देश हैं वो भारत और भारत के इर्द गिर्द के देश हैं, भारत से सटे हुए लगभग जो देश हैं, दक्षिण एशिया जो भूभाग है वहां के देश हैं, इन्हें हमने दक्षिण एशिया कहा। लेकिन इस क्षेत्र में हालांकि चाइना भी इसी क्षेत्र में आता है, लेकिन हमने दक्षिण एशिया के रूप में चाइना को रेखांकित नहीं किया, चाइना की बात नहीं की। और इसका कारण ये है कि चाइना और जो बाकी हमारा दक्षिण एशिया है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा विविध हैं, उस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा असमित हैं। हम भारत दक्षिण एशिया के उत्तर की तरफ चले जाएं, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में चले जाएं तो वहाँ आपको अरेबियन कंट्रीज मिलेंगी, अरेबियन क्षेत्र मिलेंगे। आप और ऊपर की तरफ बढ़ें तो आपको यहाँ पर जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान मिलेंगे, और आप इधर की तरफ जाएं पूर्व की तरफ तो वहाँ चाइना है। ये बाकी जो क्षेत्र हैं भारत के पश्चिमोत्तर में, भारत के उत्तर में, पूर्वोत्तर की तरफ, तो यहाँ के क्षेत्रों की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ के क्षेत्रों की जो हालात हैं वो दक्षिण एशिया से भिन्न हैं, असमित हैं। इसलिए हम इसको बाकी क्षेत्रों से असमित क्षेत्र के रूप में भी देखते हैं। चौथी इसमें बात करते हैं हम
आपसी खतरे की अवधारणा। आपसी खतरे की धारणा। तो देखिए दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो है आपसी खतरे की धारणा देखने को मिलती है कि इस दक्षिण एशिया क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो शामिल देश हैं, इन शामिल देशों में भी कहीं ना कहीं आपसी खतरे की जो भनक है, आपसी खतरे की जो कह सकते हैं जो आहट है, वो कभी ना कभी किसी न किसी देश को महसूस होती रहती है, किसी न किसी देश को इसका एहसास होता रहता है। तो इसे हम आपसी खतरे की धारणा करते हैं। न्यून एकीकृत क्षेत्र। दक्षिण एशिया क्षेत्र की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में न्यून एकीकृत जो है, एक न्यून एकीकृतता पाई जाती है। यानी हम देखें अगर एकीकृत होने की, एकजुट होने की, एक साथ मिले जुले होने की अगर प्रवृत्ति दक्षिण एशिया के जो है देशों में हम देखें तो ये बहुत ही न्यूनतम स्तर पर है, बहुत ही कमजोर स्तर पर है। दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं, के जो देश हैं, इनमें आपसी जो तालमेल है, आपसी जो मतलब कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं सामंजस्य है, उसमें बहुत खासी न्यूनता यानी कि कमी देखने को मिलती है। इसलिए हम इसे न्यून एकीकृत क्षेत्र के तौर पर भी देखते हैं। एक संघर्ष बहुल्य क्षेत्र के तौर पर भी इसकी पहचान है। एक अगली विशेषता है एक संघर्ष बहुल्य क्षेत्र। बहुल्य क्षेत्र। तो देखिए ये जो क्षेत्र है हमारा दक्षिण एशिया क्षेत्र को एक संघर्ष बहुल्य क्षेत्र के तौर पर भी हम देखते हैं। हालांकि इस दक्षिण एशिया क्षेत्र में ज्यादातर देशों के संबंध सामान्य जो है दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो संबंध हैं आपसी जो देशों के, जैसे इसमें जो मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य जो आकर्षण का केंद्र पूरा क्षेत्र दक्षिण एशिया क्षेत्र बना रहता है, उसमें मुख्य वजह जो संघर्षवादी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। भारत जो है चीन जो कि तो एक अलग मुद्दा हो गया, क्योंकि चीन को हम दक्षिण एशिया में मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन भारत पाक का जो संबंध है वो पूरे विश्व का ध्यान दक्षिण एशिया की तरफ, साउथ एशिया की तरफ हमेशा खींचे रहते हैं, हमेशा जो है अपनी तरफ जोड़े रखते हैं। इसमें अगर हम अगली बात करें तो हम पाएंगे तो यह है मुनरो सिद्धांत वाली बात भी हमें दक्षिण एशिया क्षेत्र में मिलती है। मुनरो सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत। अब ये मुनरो सिद्धांत क्या है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, क्योंकि मुनरो सिद्धांत को हम इस तौर पे देखते हैं कि भाई दक्षिण एशिया क्षेत्र का प्रधान, दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो मुख्य भूभाग है दक्षिण एशिया क्षेत्र का, तो कह लें कि सबसे ताकतवर देश है वो भारत है। बहुत सारे देश भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत मुनरो सिद्धांत का पालन करना चाहता है। इसका मतलब ये कि भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपनी प्रधानता, अपनी आधिपत्य, अपनी शक्तियों का प्रसार चाहता है। इस तरह के आरोप अक्सर भारत पर लगते रहे हैं, भारत पर लगते आए हैं। मुनरो सिद्धांत का अर्थ ये हुआ कि किसी भी देश के अंदर जब ये प्रवृत्ति हो कि वो अपने विशाल भूभाग में, अपने विशाल भूक्षेत्र में अन्य देशों पर अपना आधिपत्य, अपनी शक्तियां, अपने प्रभाव चाहता हो, तो इसे मुनरो सिद्धांत कहा गया। कुछ देश आरोप लगाते हैं कि भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में मुनरो सिद्धांत का पालन करता है, या मुनरो सिद्धांत की जो कह सकते हैं कि अवधारणा को सिद्ध करना चाहता है। शार्क, हम यहां शार्क की बात कर रहे हैं, हिंदी में जिसे हम दक्षेश कहते हैं, दक्षेश कहते हैं। तो दक्षिण एशिया पढ़ते समय बच्चों को जो है दक्षेश के बारे में यानी शार्क के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने 14 इकाई को यहाँ अपने पहले ही वीडियो में लिया है। बाकी जो हमारी इकाइयाँ बचती हैं मैं उसे आवश्यक जो है जहाँ जो चीज़ एडजस्टेबल लगेगी उसके हिसाब से ऐड करूँगा। लेकिन यहाँ आज की इस वीडियो के अंतिम इकाई के तौर पर हम इकाई 14 को ले रहे हैं और 3 इकाइयाँ 1, 2, 3 क्रम में हैं। तो देखो दोस्तों, ऊपर हमें जैसे कहा कि शार्क, SAARC। तो एक बात आपको, जब हम शार्क की बात कर रहे हैं, जब हम शार्क की बात करते हैं, शार्क का जिक्र करते हैं, तो एक बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पहली बात तो SAARC, शार्क, जिसको हिंदी में ऐसे शार्क लिखा जाता है, उसकी बात हम इस मतलब अंत में कर रहे हैं। पहली बात आपको तो ध्यान रखनी है कि अभी तक हम इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे भूभाग को एक क्षेत्र के तौर पर, एक इलाके के तौर पर लेकर चल रहे थे, दक्षिण एशिया क्षेत्र। लेकिन दक्षिण एशिया क्षेत्र में बसे हुए राष्ट्रों ने, देशों ने अपने आप को एक राजनीतिक संगठन के तौर पर, एक जो है क्षेत्रीय संगठन के तौर पर स्थापित किया और इसी का नाम है शार्क। एक बात मैं बार बार क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र है, जबकि शार्क यानी कि जो दक्षेश है वो दक्षिण एशिया क्षेत्र के राष्ट्रों का संगठन है। उस देश के मतलब उन देशों के राष्ट्रों का अपना एक समूह है शार्क। तो शार्क को हम इसकी फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। शार्क की जो फुल फॉर्म है वो है
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी SAARC, शार्क। इसे हम हिंदी में दक्षेश कहते हैं, इसे ही हम हिंदी में दक्षेश कहते हैं। दक्षेश यानी कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों ने अपने आप को एक समतुल्य, एक राष्ट्र के तौर पर या कहें कि क्षेत्रीय संगठन के तौर पर स्थापित किया, और इस संगठन का नाम, इस समूह का नाम पड़ा सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन। इस संगठन की अगर बात करते हैं, हमें कुछ मुख्य सी जानकारियां होनी चाहिए, और मुख्य सी जानकारी के तौर पर हमें एक तो इसकी स्थापना कब की गई उसकी बात करते हैं, यानी ये संगठन जो है एक औपचारिक संगठन के तौर पर स्थापित कब हुआ इसकी बात करते हैं। तो शार्क की स्थापना जो हुई है वो 8 दिसंबर 1985 में हुई है। 1985 में दक्षिण एशिया के राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर अपनी स्थापना एक संगठन के रूप में की और इसका नाम रखा शार्क। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई है। और अगर आपसे पूछें कि इसका जो कह सकते हैं कि स्थापना किस स्थान पर हुई, स्थापना स्थल क्या है, स्थापना स्थल कहाँ इन सभी देशों के बीच में समझौता हुआ, संधि हुई, तो देखिए ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्र सम्मिलित हुए, इकट्ठा हुए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, और बांग्लादेश में इसकी स्थापना 1985 में 8 दिसंबर 1985 को हुई। इस संगठन का यानी शार्क का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है अगर इसकी बात करें तो इसका जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वो काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल के काठमांडू में शार्क का, दक्षेश का मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। तो यहाँ कुछ जो बेसिक जानकारियां अगर बात करते हैं, शार्क की स्थापना किस नाम से हुई है, शार्क के नाम से फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब की गई है, 8 दिसंबर 1985 को हुई है। ढाका में इसकी स्थापना हुई 1985 में, और इसका मुख्यालय, इसका जो हेड ऑफिस होगा शार्क का, वो होगा कहाँ पर, काठमांडू, नेपाल में। इसके साथ ही आपको जो ध्यान रखना है कि हालांकि इसकी शार्क की स्थापना करते समय जो हमने बार बार जिन देशों के राष्ट्रों की बात की है, BBI मनपसंद यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन राष्ट्रों ने, अगर आपसे बात करते हैं कि इसकी स्थापना कितने राष्ट्रों ने मिलकर की, तो इन 7 देशों ने मिलकर, ये जो 7 देश हैं, इनने मिलकर 1985 में शार्क की स्थापना की। लेकिन एक राष्ट्र बाद में इस संगठन का हिस्सा बना, जिसकी हम इस तौर पर बात कर रहे थे कि कभी कभार हम उसे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का हिस्सा मान लेते हैं, तो वो है कौन, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2005 में, कब, 2005 में शार्क का 8वां सदस्य देश बना। तो एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, शार्क की स्थापना करने वाले 7 देश हैं, 7 कंट्री हैं, और वो है हमारी BBI मनपसंद। और वर्तमान में शार्क संगठन में, शार्क समूह में 8 देश शामिल हैं। 8वां देश है अफगानिस्तान, जो कि 2005 में शार्क संगठन में, शार्क समूह में शामिल हुआ। तो एक बेसिक सी जानकारी शार्क के बारे में आपको हो। अगर बात करते हैं कि शार्क की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं, मकसद क्या हैं, तो शार्क की स्थापना के उद्देश्य जो होंगे उनमें हम गिनती करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो इस रूप में तो हम बात करते हैं इसका एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन के तौर पर हमने शार्क की स्थापना की है, क्योंकि दक्षिण एशिया जो राष्ट्र हैं,
उन राष्ट्रों की अपनी मिलीजुली सी संस्कृति है, मिला जुला सा इतिहास है, आर्थिक स्थितियां लगभग मिलीजुली सी हैं, और इस वजह से इस क्षेत्र के राष्ट्रों को अपने एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के तौर पर स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसका परिणाम था सार्क। इसके साथ ही जो है इस संगठन की स्थापना का जो एक उद्देश्य है वो है आपसी जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विस्तार है, उसका एक उद्देश्य इस संगठन की स्थापना के पीछे है। मानसिकता ये रही होगी कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो लगभग मिलीजुली सी है और विश्व के ताकतवर देशों की तुलना में बहुत निम्न स्तर पर है, और इस देश के, इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए सभी देशों का एक साथ आना, सभी देशों का एक साथ सम्मिलित होना बहुत जरूरी था। इसीलिए इसकी स्थापना की गई संगठन की। क्षेत्रीय शांति एक बड़ा मुद्दा है सार्क की स्थापना का, कि भाई क्षेत्रीय शांति इस पूरे इलाके में बनी रहे, इस पूरे इलाके में जो आपसी संघर्ष हैं, आपसी तनाव हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसीलिए सार्क की स्थापना हुई है। क्षेत्रीय संगठन के तौर पर इसको मतलब अस्तित्ववादी एक संगठन मिले, एक आर्थिक विकास की अवधारणा को साथ में लेकर बनाया गया, क्षेत्रीय शांति की बात की गई है, आपसी सहयोग को, जो सभी राष्ट्र हैं उनमें आपसी मुद्दों पर जो आपसी सहयोग है, जो परस्पर सहयोग है, उसकी मानसिकता, उसकी सोच के चलते ही क्षेत्रीय संगठन जो सार्क है उसकी स्थापना हुई है, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के लिए। इस तरह के कुछ मुख्य बिंदु आप अपनी परीक्षाओं में सार्क की बात करते समय, सार्क संगठन की बात करते समय लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे सामने है, हम बात कर रहे हैं सार्क की स्थापना, सार्क की जो है मतलब एक संगठन के तौर पर इतनी जानकारियां हमें परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगी। सार्क की बात करते समय हमें सार्क द्वारा स्थापित एक दो संगठनों की और बात करने की जरूरत है, और इसे मैं फिर यहीं जोड़ने की, जैसा कि मैंने कहा कि हमें जब हम सार्क की बात कर रहे हैं तो सार्क द्वारा ही स्थापित, सार्क द्वारा ही बनाए गए कुछ संगठनों की और हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सार्क के साथ साथ हमें जो बात करनी है वो है साफ्टा। साफ्टा, साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हिंदी में इसको हम बोले दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि। संधि या आप इसको समझौता भी लिख सकते हैं, संधि या समझौता। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए दक्षिण एशिया के राष्ट्रों को जब ये एहसास हुआ, जब ये लगा कि आर्थिक रूप से सभी देशों को एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है, तो दक्षिण एशिया के जो संगठन है यानी सार्क ने ही एक आर्थिक संधि, एक आर्थिक समझौता किया, और यह आर्थिक समझौता हुआ कब? 2002 में इसका प्रस्ताव लाया गया, है ना। और हम इसकी बात करें इस तरह कि इसका प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया कि सन 2002 में, क्योंकि स्थापना सार्क की 1985 में हो चुकी थी, इसलिए सन 2002 में सार्क संगठन के देश अपने आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए, अपने आर्थिक जो है गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सार्क जो संगठन है वो साफ्टा नाम से एक व्यापार संधि, एक व्यापार समझौता लेकर आए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा। 2002 में इसका प्रस्ताव सभी देशों ने प्रस्तावित किया। 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए, सभी देशों ने अपनी सहमति, अपना हस्ताक्षर दर्ज किया, वो 2004 में दर्ज किया। और ध्यान रखना कि 2004 में इसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं था। अफगानिस्तान जब सदस्य बना सार्क का 2005 में, तब उसी ने हस्ताक्षर किए। उससे पहले 7 देश जो थे वो इस पे साफ्टा पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इसके अलावा इसे जो लागू किया गया, यानी इस योजना को जो साफ्टा है उसे लागू किया गया, वो 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। इस प्रस्ताव में, इस समझौते में वास्तविक तौर पर है क्या, उसकी बात करें तो साफ्टा का जो मतलब रूल है, साफ्टा का जो कानून है, उसके तहत ये है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि साउथ एशियाई जो देश हैं, राष्ट्र हैं, उनके बीच में जो व्यापार है उसे मुक्त तौर पर या कहें खुले तौर पर एक दूसरे देशों में प्रस्तावित किया जाए, जिस वजह से कि आपसी जो व्यापार है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का उसे बढ़ोतरी मिले, उसे मतलब और ज़्यादा विस्तार मिले। इसके तहत ये क्या है कि ध्यान रखें कि
मुख्य जो बात सबसे ज्यादा है साफ्टा में वो ये कि इन सभी देशों के बीच ये समझौता है, ये संधि है कि इन सभी देशों के जो आपसी व्यापार हैं, आपसी आयात निर्यात है, उस पर आयात शुल्क पर, यानी अगर दक्षिण एशिया का कोई भी राष्ट्र अपने दक्षिण एशिया के ही किसी राष्ट्र से कोई वस्तु अपने देश में इंपोर्ट करता है, लाई जाती है, तो उस वस्तु पर लगने वाला जो सीमा शुल्क है, उस वस्तु पर लगने वाला जो कह सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं हम एक्साइज ड्यूटी है, उसको सभी देश 20% तक यानी 20% जो है कम करके लेंगे, 20% घटा कर लेंगे। यही साफ्टा संधि का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि आपसी जो व्यापार है वो इस तरह बढ़ेगा कि 20% जो टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी है या अपने देश में जो आयात शुल्क है, अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान कोई वस्तु हमारे देश में आयात करता है, तो अगर वो वस्तु अमेरिका से आती है और उस वस्तु पर 100 रुपये टैक्स लगता है, वही वस्तु पाकिस्तान से भारत में आने पर उस पर 80 रुपये टैक्स लगेगा, यानी 20% टैक्स जो है उस पर कम लिया जाएगा। इस तरह के समझौते के हिस्सेदार दक्षिण एशियाई सभी राष्ट्र हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि इनके आपसी व्यापार को, आपसी आयात निर्यात को बढ़ावा मिले और इन देशों का आर्थिक विस्तार हो, आर्थिक उन्नति हो। तो इस पूरी वीडियो में हमने जैसा कि बात की कि अपनी इस बुक की, जिस बुक का नाम है, कोड है BPSC 144 और बुक का टाइटल है दक्षिण एशिया का एक परिचय। संक्षिप्त तौर पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने 4 इकाइयाँ पूरी की हैं और अगली 2 या 3 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी बुक को कवर कर लिया जाए और आशा करता हूं कि इग्नू से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो कारगर होगी। कम से कम किताबों में जो घंटों घंटों बिताने के बजाय वीडियो पर अपना समय देना और वहाँ से समझना मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रोचक होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा किताबों में समय देने की तुलना में उसके बजाय। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी, क्योंकि अच्छे खासे लेवल पर हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, और आप इतना जो है सुझाव जरूर देंगे कि हमें किस तरह की और वीडियोस, किन टॉपिक्स पर जो वीडियोस हैं, किन सब्जेक्ट पर वीडियोस हैं आप देखना चाहते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, अपने विचार, अपने फीडबैक्स ज़रूर दें। आशा करता हूं कि आप सभी का साथ और समर्थन इस तरह मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जैसे साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अमरपाल सैनी। जय हिंद, नमस्कार।